लेखा शास्त्र में पाठ नंबर 1 साझेदारी का सामान्य परिचय के अंदर पाठ नंबर 5 आज पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आहरण पर ब्याज। यानी आहरण पर ब्याज कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे। जैसे एक पार्टनर प्रत्येक महीने या 6 महीने से या 2 महीने से राशि घर खर्च के लिए आहरण करता है, तो उस पर ब्याज की यदि व्यवस्था है तो उसकी गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आहरण पर ब्याज की 2 विधियां हैं। एक तो है औसत विधि यानी एवरेज मेथड, और दूसरी है गुणनफल विधि यानी प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले औसत विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो औसत विधि में क्या है कि आहरण की गई जो राशि है वो समान हो प्रत्येक महीने, और अवधि जो है वो भी समान हो। जैसे प्रत्येक महीने की 1 तारीख को आहरण करता है तो वो आपके 12 महीने में प्रत्येक महीने की 1 तारीख को ही आहरण करेगा। और राशि मान लीजिए जैसे 5000 आहरण करता है तो प्रत्येक महीने 5000 ही आहरण करेगा। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, जब आहरण की गई राशि प्रत्येक माह या अवधि में समान हो तथा अवधि या समय समान हो तो औसत विधि का प्रयोग, ये विधि प्रयोग में ली जाती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखें, राम ने 5000 रुपये प्रत्येक माह की पहली तारीख को राशि आहरण की। तो इसमें क्या है कि राम 5000 रुपये प्रत्येक महीने की पहली तारीख को आहरण करता है और आपको उस पर ब्याज लगाना है। तो उसके लिए पहले औसत अवधि निकालनी होगी। औसत अवधि निकालेंगे कैसे, जैसे पहले महीने में 5000 रुपये उसने आहरण किए जनवरी में मान लीजिए, तो जनवरी से लगा के दिसंबर तक पूरे 12 महीने का ब्याज लगना चाहिए। तो जनवरी में जो आहरण किया उस पर लगेगा 12 महीने का ब्याज। फिर फरवरी में उसने वापस 1 तारीख को और आहरण किया 5000, उस पर 11 महीने का लगेगा। फिर मार्च में 10 महीने का। तो इस प्रकार से वो प्रत्येक महीने की पहली तारीख को आहरण करेगा तो उस पर 12, 11, 10 इस प्रकार से वापस दिसंबर तक 1 महीने का ब्याज लगेगा। तो ये हम महीने जोड़ लेंगे। महीने जोड़ने से आया 78। अब 78 का औसत निकाल लेंगे। तो 78 बट्टा 12 यानी 12 महीने, 78 जो जोड़ है वो 12 महीने की है। तो 12 का भाग लगाएंगे तो 6.5 माह ये औसत अवधि आ गई। तो ये इस पर जो ब्याज है वो 6.5 महीने का एवरेज लगेगा। अब इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र में कुल आहरित राशि यानी उसने कितने कुल आहरण किया। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने जो राम ने 5000 रुपये प्रत्येक महीने आहरण किया है, तो 5000 × 12 यानी 6000 रुपये यानी 60,000 रुपये उन्होंने आहरण किया। दर आपको सवाल में दी हुई आएगी और समय की जगह ये आ जाएगा 6.5 और बट्टे में 12 या 365 मान लीजिए। ये तो हमने महीने में काउंट किया है अवधि को। कई बार प्रश्न है वो दिन के हिसाब से आ जाता है, तो उसके लिए फिर 365 का भाग देना होता है और गुणा 100। तो इसी उदाहरण को हम यदि हल करें कि आपको आहरण पर ब्याज निकालना है और 10% उसकी दर है, तो उसका जो ब्याज होगा वो इस प्रकार होगा 60,000 यानी 5000 × 12 से 60,000 कुल आहरित राशि। फिर 10% हम मान लेते हैं कि दर है ब्याज की, गुणा 10 गुणा 6.5 माह ये जो औसत आया है ये ले लेंगे, बट्टा 12 क्योंकि महीने में हमने अवधि काउंट की है इसलिए 12 और गुणा 100। तो इसको काट के यदि हम करेंगे तो 3250 रुपये औसत विधि से आपके आहरण पर ब्याज आ गया। अब यदि आहरण जो है वो माह के मध्य में करता है, तो जनवरी में मान लीजिए 15 तारीख को आहरण किया तो जनवरी से दिसंबर तक 11.5 महीने का ब्याज लगेगा। उसी प्रकार फरवरी में जब वो 15 तारीख को आहरण करता है तो 10.5 महीने का, यानी पीछे जो पहली तारीख को अपन ने कैलकुलेशन की थी अवधि, उसमें
12, 11 इस प्रकार देते हैं, उसमें से प्रत्येक में 0.5 यानी आधा महीना कम कर देंगे सब में। तो इस प्रकार से ये कम करने के बाद कुल जो है वो 72 माह अवधि आई कुल, उसमें 12 का भाग लगाएंगे तो 6 माह का औसत अवधि का ब्याज लगेगा। तो ये हो गया आहरण माह के मध्य में होने पर। इसी प्रकार से आहरण जो है वो महीने की अंतिम तारीख को यदि आहरण करता है तो फिर जनवरी में 31 तारीख को यदि आहरण करता है तो फरवरी से लगा के दिसंबर तक 11 महीने हुए। फरवरी में आहरण करता है तो उस पर 10 महीने का, मार्च में 9, इस तरह से एक एक महीना प्रत्येक में कम हो जाएगा। और लास्ट में दिसंबर में वो 31 दिसंबर को आहरण करता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ 0 लिखा है। तो ये हो गया 66 माह। 66 माह में 12 का भाग लगाएंगे तो 5.5 औसत माह का ब्याज लगेगा। तो आप जो माह के पहली तारीख को था उसमें 6.5 माह का ब्याज लगा था, और मध्य में है उसका 6 और अंत में है उसका 5.5 महीने का ब्याज लगेगा। तो ये याद रखने के हिसाब से हम ये ऐसे याद रख सकते हैं कि महीने की पहली तारीख को यदि आहरण करता है तो 6.5 महीने का, मध्य में आहरण करता है तो 6 महीने का, और अंत में आहरण करता है तो 5.5 महीने का ब्याज लगेगा। अब हम एक और देखते हैं कि आहरण मान लीजिए प्रत्येक 2 महीने में एक बार करता है और पहली तारीख को करता है, तो ब्याज कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो जब वो पहले 2 महीने में जनवरी 1 को आहरण करता है तो जनवरी से लगा के दिसंबर तक पूरा 12 महीने का ब्याज लगेगा। फिर फरवरी में वो आहरण नहीं करेगा, मार्च में आहरण करेगा उस पर 10 महीने का, अप्रैल में आहरण नहीं करेगा, मई में आहरण करेगा तो 8 महीने का। तो इस प्रकार से प्रत्येक में एक एक महीना छोड़ करके वो आहरण करेगा। तो इस तरह से कुल अवधि आएगी 42 महीने, और 42 महीने में 6 का भाग लगाएंगे तो आएगा 7 माह, यानी औसत अवधि आ गई 7 महीने। तो सूत्र वही है जो आपको मैंने पहले लिखवाया था, कुल आहरित राशि गुणा दर गुणा समय बट्टा 365 या 12 गुणा 100। तो आहरण प्रत्येक 2 महीने में एक बार करता है और वो भी पहली तारीख को। तब आपने देखा कि एवरेज 7 महीने का ब्याज लगेगा। इसी तरह से आहरण प्रत्येक महीने के मध्य में आहरण करता है, यानी जैसे जनवरी और फरवरी 2 महीने का आहरण है वो जनवरी एंड में और फरवरी शुरू में करता है। तो किस प्रकार से हम औसत अवधि निकालेंगे। तो जनवरी फरवरी में वो आहरण करेगा तो जनवरी को घटा दें तो 11 महीने का ब्याज लगेगा। फिर मार्च अप्रैल में फिर और आहरण करेगा तो 9 महीने का। मई को नहीं करेगा, जून में 7, जुलाई को छोड़ दें, अगस्त में 5, फिर सितंबर अक्टूबर में 3, नवंबर दिसंबर 1 को वो आहरण करेगा तो दिसंबर महीने का ब्याज लगेगा। तो इस प्रकार से 9, 11, 9, 20, 7, 27, 5, 32, 3, 35, 1, 36 महीने कुल हो गए। और इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो 6 माह की औसत अवधि आ जाएगी, जब वो 2 महीने के मध्य में प्रत्येक 2 महीने से आहरण करता है, यानी 6 बार आहरण करता है तो 6 महीने का एवरेज उस पर ब्याज लगेगा। अब मान लीजिए कि प्रत्येक महीने के मध्य में नहीं करके अंत में करता है आहरण, तब वो जनवरी में नहीं करेगा, फरवरी एंड में करेगा। तो फरवरी में एंड में करने पर 10 महीने का ब्याज लगेगा। फिर मार्च में नहीं, अप्रैल एंड में करेगा तो 8 महीने का ब्याज लगेगा। और मई में आहरण नहीं करेगा, जून के एंड में करेगा तो 6 महीने का। जुलाई में वो आहरण नहीं करेगा, अगस्त में करेगा तो 4 महीने का। और सितंबर में आहरण नहीं करेगा, अक्टूबर में करेगा तो 2 महीने का। फिर नवंबर में नहीं करेगा, दिसंबर एंड में करेगा तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से ये 6 बार आहरण है, और इसकी जोड़ जो है वो आई 30 माह है। 30 में 6 का भाग लगाएंगे तो 5 माह। तो यदि साझेदार आहरण प्रत्येक 2 महीने में पहली तारीख को करता है तो 7 महीने का औसत ब्याज लगेगा। और प्रत्येक 2 महीने के मध्य में आहरण करता है तो 6 माह का ब्याज लगेगा।
और प्रत्येक 2 माह के अंत में यदि आहरण करता है तो उस पर 5 महीने का ब्याज लगेगा। तो औसत विधि के अंदर अपने को 2 चीज़ मेन ध्यान रखनी है। एक तो कौन सी डेट को वो आहरण कर रहा है और ब्याज कहाँ तक लगाना है। इनके बीच की जो अवधि है वो अवधि को जोड़ करके औसत निकाल करके आप इस सूत्र के द्वारा आहरण पर ब्याज की राशि की गणना कर सकते हैं। कुल आहरित राशि गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 गुणा 365 या 12। ये सूत्र मैंने आपको पहले भी बताया है। अब जो दूसरी विधि है वो है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि में 2 चीज़ें हैं। एक तो समय अनिश्चित रहता है, यानी पार्टनर कभी आहरण 1 महीने से कर लेता है, कभी 2 महीने से, कभी 3 महीने से, कभी 15 दिन से, तो समय निश्चित नहीं है। जैसे औसत विधि में समय निश्चित था कि वो प्रत्येक महीने की 1 तारीख को या मध्य में या अंत में आहरण करता है, तो एक तो हो गया समय अनिश्चित है। दूसरा है राशि असमान है, कभी वो 1 महीने में 5000 आहरण कर लेता है, कभी 2000 आहरण कर लेता है। इस प्रकार से राशि भी असमान और समय भी अनिश्चित होता है, तो गुणनफल विधि का प्रयोग किया जाता है। और उसके लिए एक सारणी बनाते हैं जिसमें 4 कॉलम रहेंगे, जिसमें पहला है आहरण की दिनांक क्या है, कौन सी डेट को आहरण किया है वो तारीख लगा देंगे, फिर कितनी राशि है वो राशि लिख देंगे। अब आहरण की दिनांक से ब्याज कहाँ तक लगाना है उसकी अवधि निकाल लेंगे। मान लीजिए कि 15 अप्रैल को आहरण किया है और अपने को 31 मार्च तक कैलकुलेशन करना है, तो 15 अप्रैल से लगा के 31 मार्च तक यानी 11.5 यानी 11 महीने और 15 दिन होते हैं, तो 11.5 माह आ जाएगा। फिर राशि और अवधि को गुणा कर लेंगे और वो लिख देंगे गुणनफल में। इस प्रकार से जितनी बार भी वो राशि निकाली है ये इसमें आ जाएगा। और फिर जो गुणनफल है उसको जोड़ कर लेंगे। जोड़ करने के बाद में ये सूत्र लगाएंगे, गुणनफलों का योग गुणा दर बट्टा 100 गुणा 365 या 12। यदि दिनों में है अवधि तो 365 आ जाएगा और माह में है तो 12 आ जाएगा।